हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का स्टडी भी अच्छे तरीके से चल रहा होगा। तो आज हम लोग न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर के बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन को करने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। इस चैप्टर से एक या दो क्वेश्चन हर बार पूछ लिए जाते हैं। इससे पहले कि सेशन को स्टार्ट करें, जितने भी स्टूडेंट्स लाइव आए हैं कृपया एक बार चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए, और अंत में आप लोग फीडबैक दीजिएगा, कमेंट्स करना ना भूलिएगा। चलिए करते हैं सेशन को स्टार्ट। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि मानव शरीर का कौन सा अंग अल्जाइमर रोग को प्रभावित करता है। तो सभी स्टूडेंट को राइट आंसर करना है। क्या कह रहा है कि मानव शरीर का कौन सा भाग जो है ना अल्जाइमर रोग जो है प्रभावित करता है। क्या होगा राइट आंसर। अल्जाइमर रोग कौन से अंग को प्रभावित करता है। ऑप्शन एम है, सबसे पहले ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है हृदय, ऑप्शन बी में है मस्तिष्क, ऑप्शन सी में है गुर्दा, ऑप्शन डी में है प्रतिरक्षा तंत्र। क्या होगा राइट आंसर। सभी स्टूडेंट को राइट आंसर करना है। अगर आप लोगों को पढ़े हैं तो इसका राइट आंसर देने की कोशिश करें। हाँ, सभी स्टूडेंट राइट आंसर करें। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, अल्जाइमर रोग किस अंग को प्रभावित करता है, तो यह मानव मस्तिष्क। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो राइट आंसर करें। अगर आप लोगों को पता है तो राइट आंसर दे। इसका क्या कह रहा है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है। तो ऑप्शन ए में है हाइपोथैलेमस, ऑप्शन बी में है मिड ब्रेन, ऑप्शन सी में है कार्पोकेलेसम, ऑप्शन डी में है सेरिब्रम। क्या होगा राइट आंसर। चार ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका राइट आंसर दे आप लोग। क्या होगा राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है, तो सेरिब्रम होता है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मनुष्य में ताप नियंत्रण किस अंग के द्वारा होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो राइट आंसर दे आप लोग। क्या कह रहा है कि मनुष्य में ताप नियमन किस अंग के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ऑप्शन ए में है यकृत, ऑप्शन बी में हाइपोथैलेमस, ऑप्शन सी में है हृदय, ऑप्शन डी में है फेफड़े। क्या होगा राइट आंसर। फेफड़ा द्वारा होता है या हृदय द्वारा होता है, यकृत द्वारा, हाइपोथैलेमस द्वारा। क्या होगा राइट आंसर। सभी स्टूडेंट को राइट आंसर करना है। इसका जो राइट आंसर की बात करें, जिस स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर बी लगाए हैं देना आप लोगों का सही है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनुष्य में ताप नियंत्रण जो होता है किस अंग में होता है, तो ब्रेन के हाइपोथैलेमस भाग में होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि परिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ पर स्थित होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर दें आप लोग। क्या कह रहा है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का जो है ना नियंत्रण कहाँ पर होता है। तो ऑप्शन ए में है परम मस्तिष्क में, ऑप्शन बी में है अनुमस्तिष्क में, ऑप्शन सी में है तंत्रिका तंत्र में, ऑप्शन डी में है केशूर की रज्जु में। क्या होगा राइट आंसर। सभी स्टूडेंट को राइट आंसर करना है। क्या होगा राइट आंसर। परिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ पर स्थित होता है। चार ऑप्शन आप लोगों के सामने है, इसका राइट आंसर दे आप लोग। क्या होगा राइट आंसर। सभी स्टूडेंट राइट आंसर करें। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, जिस स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर डी लगाए हैं देना आप लोगों का सही है। देखिए केशूर की रज्जु, जिसको हम लोग इंग्लिश में जो क्या बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड से बोलते हैं। क्या होता है इसका अंग्रेजी नाम, स्पाइनल कॉर्ड से होते हैं। यहाँ पर क्या होता है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण होता है। प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं पता है आप लोगों को। प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं। यह प्रतिवर्ती क्रिया जो होता है क्विक रिएक्शन को हम लोग प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं, क्विक रिएक्शन, जिसका हम लोग का जवाब है ना फटाफट देना होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर दे आप लोग, है ना। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है ये कि श्वसन का नियंत्रण है मनुष्य के, है ना, मस्तिष्क के किस भाग में होता है। राइट आंसर करना आप लोग। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग में होता है। ऑप्शन ए में है मेड्यूला, ऑप्शन बी में अनुमस्तिष्क, ऑप्शन सी में है मेडुला ऑब्लिंगेटा, ऑप्शन डी में है प्राण घ्राण प्रणाली। क्या होगा राइट आंसर। सभी स्टूडेंट राइट आंसर करें।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा राइट आंसर? श्वसन का नियंत्रण किस भाग में होता है? इसका जो राइट आंसर होगा, जिस स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर सी लगाए हैं देन आप लोगों का सही है। याद रखिएगा, श्वसन का नियंत्रण जो होता है शरीर की मस्तिष्क के किस भाग में होता है? तो मेडुला ऑब्लेंगेटा द्वारा होता है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप लोग है ना सेशन के एंड में फीडबैक ज़रूर दिया करें, यानी कमेंट्स ज़रूर किया करें। सेशन अच्छा लगा या नहीं, इसका जो है ना फीडबैक ज़रूर दिया करें। सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सेशन को पूरा करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है ये सब, तो ज़रूर अटेंड करें। और है ना लास्ट में जो है आप लोग फीडबैक ज़रूर दें, यानी कमेंट्स ज़रूर करें। तो क्वेश्चन को देखते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि EEG क्या कह रहा है कि EEG से जिस अंग कार्य प्रणाली प्रकट होती है वह है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। याद रखिएगा, क्या कह रहा है कि EEG जिस अंग प्रणाली कार्य प्रकट करती है वह है, क्या है? मतलब EEG है जो किस अंग से संबंधित है उसको बताना है। EEG किस अंग से संबंधित है उसको बताना है। जो इसका जो राइट आंसर देने की कोशिश करें आप लोग, ऑप्शन ए में है हृदय, ऑप्शन बी में है मस्तिष्क, ऑप्शन सी में है कान, ऑप्शन डी में है यकृत। क्या होगा राइट आंसर? सभी स्टूडेंट राइट आंसर करें। EEG से जिस अंग को कार्य प्रणाली प्रकट होती है वह है, क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए या ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी? क्या होगा राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाए। याद रखिएगा, जिस स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर बी लगाए हैं देन आप लोगों का सही है। याद रखिएगा, EEG देख लेते हैं EEG क्या होता है। EEG का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोइंसिफेलोग्राम। इलेक्ट्रोइंसिफेलोग्राम देखिए, यह जो होता है ना, यह ब्रेन का जो है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मेजर करता है। या इसका क्या काम है? यह जो ब्रेन का इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर करता है, यानी मापता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि न्यूरॉन का बाहर निकला हुआ लंबा भाग क्या कहलाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर दे आप लोग। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ें। क्या कह रहा है कि न्यूरॉन का बाहर निकला हुआ भाग क्या कहलाता है? न्यूरॉन का बाहर निकला हुआ वाला भाग क्या कहलाता है? एक्सॉन कहलाता है, डेंड्राइटस कहलाता है, साइटोन कहलाता है, या न्यूरोफ्रेल का? ऑप्शन ए या ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी? क्या होगा राइट आंसर? सभी स्टूडेंट्स को राइट आंसर करना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राइट आंसर करें सब लोग। न्यूरॉन का बाहर निकला हुआ भाग क्या कहलाता है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यूरॉन का बाहर निकला हुआ भाग क्या कहलाता है? तो एक्सॉन कहलाता है, राइट आंसर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो याद रखिएगा आप लोग। देख लेते हैं एक्सॉन होता कहाँ पे है ना, न्यूरॉन में एक्सॉन होता कहाँ पे है, तो एक बार डायग्राम से देख लेते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा स्क्रीन पर आप लोग, कुछ इस तरीके से जो है आपका है जो न्यूरॉन का चित्र बनता है, इस तरीके से है ना। ये जो आपका डेंड्राइटस हो गया है ना, ये क्या हो गया आपका डेंड्राइटस हो गया, याद रखना। और ये है ना साइटोन सेल हो गया, क्या हो गया? ये साइटोन सेल हो गया। ये जो लंबा वाला भाग जो निकला है ये आपका क्या कहलाता है? तो ये जो है कहलाता है साइटोन। याद रखिएगा, ये क्या कहलाता है? साइटोन। और यहाँ पे जो है आपका कुछ है ना गांठ निकली रहती है, ये जो है क्या निकली रहती है? गांठ निकली रहती है। तो इस गांठ के बीच का जो भाग जो होता है यह क्या कहलाता है? आप लोग राइट आंसर करें, है ना। दो गांठ के बीच का जो रिक्त स्थान होता है जहाँ से है ना डेंड्राइटस क्या करता है? इम्पल्स को ग्रहण करता है, तो वह बीच का भाग क्या कहलाता है? यह जो कहलाता है सिनेप्स कहलाता है। याद रखिएगा, यह जो है नीट में क्वेश्चन पूछा गया था है ना, जो दो गांठों के बीच का रिक्त स्थान जहाँ से है ना इम्पल्स को ग्रहण किया जाता है वह भाग क्या कहलाता है? तो यह सिनेप्स कहलाता है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड्स के कार्य हैं। इससे पहले भी क्वेश्चन में देख चुके हैं इसका कार्य, तो राइट आंसर करना है आप लोगों को। क्या कह रहा है? मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड्स का जो कार्य होता है क्या होता है? ऑप्शन ए में है मस्तिष्क से आने वाले और जाने वाले उद्दीपन संवहनों को करना, ऑप्शन बी में है परिवर्ती क्रियाओं में समन्वय एवं नियंत्रित करना,
ऑप्शन सी में है केवल ए, ऑप्शन डी में है ए और बी दोनों। क्या होगा राइट आंसर? सभी स्टूडेंट को राइट आंसर करना है। ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी होगा या ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा राइट आंसर? सभी स्टूडेंट्स को राइट आंसर करना है। मेरुरज्जु में का कार्य क्या है? मस्तिष्क से आने वाली और जाने वाले उद्दीपन को संवहन करना, या परिवर्ती क्रियाओं का समन्वय करना, या केवल ए होना चाहिए या केवल बी होना चाहिए, या ऑप्शन सभी होना चाहिए। क्या होगा राइट आंसर? यानी कि ए और बी दोनों होना चाहिए। क्या होगा राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला नंबर प्रश्न है, तंत्रिका कोशिकाओं का तंत्रिकाक्ष के चारों ओर किस पदार्थ का आवरण होता है? यानी किस आवरण से वह जो है ढका रहता है। राइट आंसर करना आप लोगों को। क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पहले समझ लीजिए क्या कह रहा है कि तंत्रिका कोशिका के तंत्रिकाक्ष के चारों ओर किस पदार्थ का आवरण होता है। ऑप्शन ए में है मेलिन, ऑप्शन बी में है इनेमल, ऑप्शन सी में है केवल ए, ऑप्शन डी में है ए और बी दोनों। क्या होगा राइट आंसर? सभी को राइट आंसर करना है। क्या होगा राइट आंसर? तंत्रिका कोशिकाओं के तंत्रिकाक्ष के चारों तरफ है ना आवरण जो रहता है क्या कहलाते हैं? तो सबसे पहले इसका आवरण, एक तंत्रिका कोशिका की जो है जो डायग्राम बनाते हैं आप लोग, ध्यान दीजिएगा। कुछ इस प्रकार से तंत्रिका कोशिका होता है, इससे पहले भी बना चुके हैं। ये तो रॉन्ग हो गया। कुछ इस प्रकार से होता है। ये आपका डेंड्राइटस हो गया, आप बताए थे। ये क्या हो गया आपका? डेंड्राइटस हो गया, याद रखिएगा। और ये जो है एक्सॉन सेल हो गया ना, याद रखिएगा। और देखिए ये जो एक्सॉन हुआ ना, इसके ऊपर कुछ लेयर होता है, याद रखिएगा। इसके ऊपर क्या होता है? लेयर होता है, जिसको माइलिन शीथ कहते हैं। इसी का बात कर रहा है कि तंत्रिका कोशिकाओं के तंत्रिकाक्ष के चारों ओर पदार्थ का आवरण पाया जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? माइलिन शीथ बोलते हैं। याद रखिएगा इसको क्या बोलते हैं? तो माइलिन शीथ होते हैं। अब आप लोग करेक्ट आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मानव के मेरुदंड में तंत्रिका के कितने युग्म पाए जाते हैं? राइट आंसर करना है। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है ना, कि मानव मेरुदंड में तंत्रिका युग्म के कितने पाए जाते हैं। ऑप्शन ए में है 12, ऑप्शन बी में है 31, ऑप्शन सी में है 13, ऑप्शन डी में है 33। क्या होगा राइट आंसर? सभी स्टूडेंट्स को राइट आंसर करना है। मानव के मेरुदंड में तंत्रिका के कितने युग्म पाए जाते हैं? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कितने युग्म पाए जाते हैं? तो 31 पाए जाते हैं। यह जो होता है यंगस्टर में होता है। अगर बात कर लेते हैं शिशु में, है ना, जिसको हम लोग बचपन जो होते हैं ना, बचपन में जो होता है 33 होता है। याद रखिएगा बचपन में कितना होता है? तो 33 होता है। और यंग में जो होता है 31 होता है। याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, मस्तिष्क में कम ऑक्सीजन की आपूर्ति के कारण क्या होता है? सभी स्टूडेंट्स को राइट आंसर करना है। मानव में मस्तिष्क के ऑक्सीजन की आपूर्ति के कारण क्या होता है? ऑप्शन ए में है मस्तिष्क हाइपोक्सिया, ऑप्शन बी में है मस्तिष्क भ्रम, ऑप्शन सी में है मस्तिष्क शोथ, ऑप्शन डी में है प्रमस्तिष्क एडिमा। क्या होगा राइट आंसर? सभी स्टूडेंट्स को राइट आंसर करना है। मस्तिष्क में कम ऑक्सीजन की आपूर्ति के कारण क्या, कौन सा रोग हो जाता है? राइट आंसर करना है सभी स्टूडेंट को। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, मानव मस्तिष्क में ऑक्सीजन की आपूर्ति के कारण कौन सा बीमारी हो जाता है? मस्तिष्क हाइपोक्सिया हो जाता है। याद रखिएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, दो न्यूरॉन के बीच सूक्ष्म अंतर जिस पर एक न्यूरॉन से अगले न्यूरॉन तक तंत्रिका आवेग गुजरता है उसे क्या कहते हैं? इसके पहले भी क्वेश्चन में हम इसका डिस्कस कर चुके हैं, तो राइट आंसर दें आप लोग। तो बता चुके हैं। क्या कह रहा है कि दो न्यूरॉन के बीच सूक्ष्म अंतर जिस पर है ना एक न्यूरॉन से आवेग दूसरे न्यूरॉन तंत्रिका आवेग से गुजरता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है स्नायु संचारी, ऑप्शन बी में है अंतःग्रंथन यानी सिनेप्स, ऑप्शन ए में है एक्सॉन, ऑप्शन बी में है इनमें से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन जो है आपका गलत दे दिया है, लेकिन आंसर देना है, राइट आंसर देना है। यहाँ ए बी सी जो है ना आपको सीरियली में नहीं मिला है, तो फिर भी इसका राइट आंसर करें आप लोग। क्या होगा राइट आंसर?
दो न्यूरॉन के बीच सूक्ष्म अंतर जिस पर है ना एक न्यूरॉन से अगले न्यूरॉन तंत्रिका आवेग गुजरता है उसको क्या कहते हैं। ये नीट में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा आप लोग, है ना। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। दो न्यूरॉन के बीच की जहाँ से आवेग को ग्रहण किया जाता है वो क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है अंतर्ग्रंथन या सिनेप्स कहलाता है। अंग्रेजी में सिनेप्स बोलते हैं, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला नंबर प्रश्न है, उस ग्रंथि का नाम बताएं जो द्रव संतुलन को नियंत्रित करने के लिए गुर्दे पर कार्य करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर करें। इसका क्या होगा राइट आंसर, उस ग्रंथि का नाम बताएं जो द्रव को संतुलन के लिए, है ना, गुर्दे पर कार्य करती है। ऑप्शन ए में अग्नाशय, ऑप्शन बी में अधिवृक्क, ऑप्शन सी में पिट्यूटरी, ऑप्शन डी में हाइपोथैलेमस। क्या होगा राइट आंसर, सभी स्टूडेंट्स को राइट आंसर करना है। कौन सा राइट आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, वह कौन सा ग्रंथि है जो द्रव को संतुलन करने के लिए नियमित रूप से, है ना, गुर्दे पर कार्य करती है, तो वह है हाइपोथैलेमस। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला नंबर प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि रक्त कैल्शियम के स्तर को कम करती है। राइट आंसर करना है। क्या कह रहा है कि कौन सी ग्रंथि जो है रक्त कैल्शियम स्तर को कम कर देती है। ऑप्शन ए में है पाराथायराइड, ऑप्शन बी में है हाइपोथैलेमस, ऑप्शन सी में अधिवृक्क, ऑप्शन डी में थायराइड ग्रंथि। क्या होगा राइट आंसर, सभी स्टूडेंट्स को राइट आंसर करना है। कौन सी ग्रंथि जो है रक्त कैल्शियम स्तर को कम कर देती है, राइट आंसर करें। ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, या ऑप्शन नंबर बी, या ऑप्शन नंबर सी, या ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा राइट आंसर, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर होगा। जिस स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर डी लगाए हैं देन आप लोगों का सही है। याद रखिएगा, कैल्शियम स्तर को कौन नियंत्रित करता है, तो यानी थायराइड ग्रंथि करता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला नंबर प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि आपात ग्रंथि भी कहलाती है। राइट आंसर करना है सभी स्टूडेंट्स को, आप लोग जरूर पढ़े होंगे। कौन सी ग्रंथि जो आपातकालीन ग्रंथि भी कहलाती है। ऑप्शन ए में है अग्नाशय, ऑप्शन बी में है अधिवृक्क, ऑप्शन सी में थायराइड, ऑप्शन डी में पिट्यूटरी। क्या होगा राइट आंसर, सभी स्टूडेंट्स को राइट आंसर करना है। कौन सी ग्रंथि जो है आपात ग्रंथि भी कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, या ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। क्या होगा राइट आंसर, सभी स्टूडेंट्स को राइट आंसर करना है। कौन सी ग्रंथि जो है आपातकालीन ग्रंथि कहलाती है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। कौन सी ग्रंथि जो आपातकालीन ग्रंथि कहलाती है, तो अधिवृक्क ग्रंथि जो है आपका आपातकालीन ग्रंथि कहलाती है। तो हेलो फ्रेंड्स, यह थे हमारे आज के लास्ट प्रश्न। आई होप आप लोगों को सभी प्रश्न और आंसर समझ में आए होंगे। आप लोग अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लास्ट में आप लोग कमेंट्स करना नहीं छोड़िएगा, है ना। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग, है ना, कि कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।